आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। बार्सिलोना के एक अस्पताल के आईसीयू में 52 दिन बिताने के बाद 60 साल के फ्रांसिस्को एस्पाना ने अपनी इच्छा जाहिर की कि उन्हें समुद्र देखना है। उनकी मेडिकल टीम उन्हें मेडिटेरेनियन सी के किनारे ले गई। ये तस्वीर बहुत चर्चा में रही। फ्रांसिस्को को 3 मेडिकल स्टाफ ने घेरा हुआ है। वो हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए हैं और समंदर को निहार रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव तस्वीर है। कोरोना महामारी के बीच दिल को छू लेने वाले लम्हे। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आज का कोरोना कवरेज लेकर। आज हम क्या बात करने वाले हैं कोरोना कवरेज में, ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। देश में कोरोना के संक्रमण के मामले इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि पिछले 10 दिन में 10 लाख मामलों का इजाफा हुआ है, जो यकीनन भयावह है ही। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट को फिर से मंजूरी मिल गई है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के आगे के ट्रायल्स की। और बात करेंगे क्या होम्योपैथी भी करती है कोविड-19 का इलाज। और एक स्वास्थ्य कर्मी से बात करेंगे कि कैसे वो अपनी सेवाएं बिना थके बिना रुके बस दिए ही जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया से कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 50 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,123 केस सामने आए हैं। करीब 9,95,933 एक्टिव केस हैं और 39,42,361 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 2,94,89,686 हो गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 9,33,542 हो गई है। महाराष्ट्र सरकार को मध्य प्रदेश की अदालत ने निर्देश दिए हैं कि वो राज्य को दी जाने वाली ऑक्सीजन सप्लाई को रोके नहीं। राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने प्राइवेट लैब्स में टेस्ट रेट घटाकर 1200 रुपये कर दी है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड कंपनी के बीच कई नोवेल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए पार्टनरशिप तय की गई है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन का राणा हॉस्पिटल चरगावा में ट्रायल हो रहा है। लगभग 100 वॉलंटियरों को 18 अगस्त को पहली डोज लगाई गई थी। 28 दिन बाद दूसरी डोज दी गई। अब 28 दिन बाद यानी 13 अक्टूबर को अगली डोज दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सिर्फ अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के UCLA अस्पताल और क्लिनिक के मेडिकल रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा गया है कि पिछले साल दिसंबर महीने में ही अमेरिका के लॉस एंजल्स में वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ चुके थे। एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के 96% कोविड पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। WHO ने कहा है कि कोविड-19 के कुल मामलों में 20 साल से कम उम्र के मरीजों की संख्या 10% से भी कम है। वहीं संक्रमण से हुई मौतों में उनकी हिस्सेदारी 0.2% से भी कम है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से करीब 5,50,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं। देखिए, ये तो थी दुनिया भर से अपडेट्स। अब एक काम करते हैं कि एक खुशखबरी आपको सुना दूं। थाईलैंड घूमने जाना चाहते हैं आप? बेशक जाइए। वहाँ की सरकार अक्टूबर से फिर से टूरिज्म शुरू कर रही है, पर यहाँ पर एक झोल है। आपको थाईलैंड में 90 से 180 दिन रुकने का प्लान बनाना होगा। हाँ जी, लॉन्ग वेकेशन वालों के लिए ये ठीक है, लेकिन थोड़े दिन के लिए छुट्टियाँ मनाने जाना चाहते हैं तो थोड़ा ठीक प्लान नहीं है। हम तो वैसे भी कहाँ जाएंगे। भारत में मरीजों का आंकड़ा कितना बढ़ गया है, 50 लाख को पार कर गया, यानी 1 करोड़ का आधा। इतने लोग संक्रमित हैं। जल्दी ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ये बड़ी भयावह बात है। पिछले 11 दिन में हम 40 से 50 लाख हो गए। 11 दिन 10 लाख।
इस पर क्या कहना है इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के दीपू राय का, जो कोरोना के आंकड़ों पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं। जानते हैं। जी दीपू, बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इंडिया में जो लोग बोल रहे थे कि जुलाई या के अंत तक या अगस्त के अंत तक या सितंबर के शुरू में पीक आ जाएगा, वो पीक अभी आया नहीं है। तो क्योंकि जिस तरह से केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, कहीं भी कोई बैंड नहीं हो रहा है। आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, अगर आप जुलाई 17 से भी देखिए, जब हमारे यहाँ केसेस करीब 10 लाख थे, 10,03,832 के अराउंड थे। फिर आपको 21 दिन बाद ही हमारे यहाँ केसेस जो पहुंच जाते हैं 20,27,000 के आसपास। फिर अगले दिन 16 दिन के भीतर ही 30 लाख होते हैं। ये फासला देखिएगा, 21 से फिर 16 दिन में ही 10 लाख की बढ़ोतरी। फिर 30 से 40 होते हैं 13 दिन में, और 40 से 50 होते हैं 11 दिन में। तो ये जो अब डेज जो है, पहले डबलिंग रेट गवर्नमेंट या बाकी जगह बताते रहे कि हमारे यहाँ डबल होने का रेट जो है वो काफी धीरे धीरे वो दिन बढ़ते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में। अब 10 लाख के जो टारगेट है, जिसको अचीव करता रहा एक तरह से कहा जाए, या जिसको मीट करता रहा इंडिया, वो दिन लगातार बढ़ते रहे। मैं आपको बताया, जुलाई 17 से 21 दिन, उसके बाद 7 अगस्त से फिर 10 लाख बढ़ गए 16 दिन में ही। फिर अगले ही 13 दिन में बढ़ के 40 लाख हो गए, और अब 40 से बढ़ के 50 लाख पहुंच गए 11 दिन के भीतर। तो जो ये स्पीड है, उसमें लग रहा है कि फिर यूएस में जो स्पीड स्लो पड़ी हुई है, हालांकि अभी भी उनके यहाँ जो टोटल केसेस हैं वो करीब 66 लाख के आसपास है, और इंडिया 50 लाख के आसपास है, 50,02,000 एक तरह से कहा जाए तो। लेकिन ये जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है, उसमें ये लग रहा है कि इंडिया सितंबर के लास्ट वीक तक एटलीस्ट शायद यूएस को के क्लोज होगा, और काफी क्लोज होगा या पार कर सकता है। तो क्योंकि जो स्पीड अभी बनी हुई है, अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि बीच बीच में टेस्टिंग भी काफी एक तरह से कहा जाए कि चेंज हुई। कई बार ये हुआ कि जैसे आप देख लीजिए कि 13 सितंबर को टेस्टिंग 1 लाख से नीचे आ गई थी, 97,000 के आसपास थी, और उसके बाद फिर 10 लाख हुई। फिर आज 15 लाख जो आज रिपोर्ट आई है 15 सितंबर को, 16 सितंबर को एक दिन पहले चुकी रिपोर्ट आते हैं टेस्टिंग की, तो आज जो रिपोर्ट आई है 15 सितंबर वाली, उसमें फिर से 11 लाख हुए। तो अगर ये टेस्टिंग लगातार, लेकिन बीच में आप देखेंगे तो लगातार 3 सितंबर के बाद से झटके से फिर से एक तरह से कहा जाए कि सीधे 11 लाख से 10 लाख के आसपास टेस्टिंग हो गई थी। तो ये डिपेंड करेगा टेस्टिंग पर भी। लेकिन इधर भी ये जो 11 दिन में केसेस बढ़े हैं, 50 लाख हुए हैं, वो मोस्टली आपको याद होगा कि डे बाय डे की जो रिपोर्ट्स आती थी वो अराउंड 1 लाख के आसपास आती थी, 95,000, कभी 99,000, कभी 95,000। तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल बैरियर कहा जाए उसको, कि अभी 90,000 जैसे आज रिपोर्ट किया गया है। अब किस बाबत, तो क्योंकि जनरली ये होता है कि रिपोर्टिंग में जैसे ही कोई राउंड फिगर में पहुंचता है, तो जो भी वजह हो उसकी, चाहे सरकार का या ऐसे भी, वो 50,000 का पहले स्टार्टिंग में वो नहीं नंबर क्रॉस करने देती कि 50 से 51 हो। अब ये 90 को 1 लाख जल्दी नहीं होने देगी। अब वो क्यों नहीं होता है उसको कोई नहीं बता सकता, लेकिन जिस नंबर से रफ्तार बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ते हैं, क्योंकि वो मरीज है, ये मतलब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जहाँ तक बात है कि यूएस को कितने दिन में पीछे छोड़ेगा, तो यूएस की स्पीड अगर ऐसी है तो वो नो डाउट अगले कहा जाए कि सितंबर के लास्ट वीक तक शायद यूएस को इंडिया पीछे छोड़ दे। जी, और क्या राज्यों में कोई अंतर देखा गया है, कोई पैटर्न, या फिर वैसा ही चल रहा है कि जो नंबर 1, 2, 3 थे वही बने हुए हैं? देखिए, राज्यों में भी बदलाव आ रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जो नंबर थे उससे काफी चीजें बदल गई हैं, और सबसे बड़ा अगर केवल टोटल केसेस में देखें तो अभी भी महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। ऑब्वियसली करीब 22% केसेस देश के जो 50 लाख आप बता रहे थे, उसमें से जो टॉप 5 स्टेट है, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है करीब 22% केसेस के साथ। उसके बाद नंबर है आंध्र प्रदेश का, जो पहले तमिलनाडु या दिल्ली हुआ करता था, आपको याद होगा। अब आंध्र प्रदेश हो गया है 12% के अराउंड, वहाँ पे केसेस हैं टोटल इंडिया के तकरीबन कहा जाए तो एक तरह से 5,83,925 केसेस हैं आंध्र प्रदेश के इस समय, और काफी ह्यूज नंबर है। 5,14,000 तमिलनाडु के हैं। एक तरह से कहा जाए कि दूसरे पायदान पर है तमिलनाडु करीब 10% केसेस के साथ।
कर्नाटक उसके बाद है। तो 3 स्टेट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, और उसके बाद उत्तर प्रदेश धीरे धीरे सिर उठा रहा है, जहाँ पे 3,24,036 केसेज हैं। और एक्टिव केसेज में भी महाराष्ट्र अभी करीब 30% के आसपास है, 29.34% अगर कहा जाए, 30% से कम थोड़ा सा, तो उसमें पहले पायदान पर है। जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका दूसरे पोजीशन पर है, तमिलनाडु तीसरे पोजीशन पर, और आंध्र प्रदेश भी एक तरह से कहा जाए कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि 9% के आसपास आंध्र प्रदेश में भी एक्टिव केसेस हैं, और उत्तर प्रदेश। तो सिमिलर सिचुएशन जो आपको टोटल केसेज में है, ऑलमोस्ट करीब करीब वही 5 स्टेट आपके एक्टिव केसेज में भी है। डेथ की अगर आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र अनडाउटली सबसे ज्यादा है, जहाँ पे कि 30,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, 30,409 डेथ्स हो चुकी हैं। 37% डेथ केवल और केवल महाराष्ट्र में हुई है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा कहा जाए कि जिस और स्टेट में हुई है, उसमें तमिलनाडु है, 8,502 के डेथ्स हुई हैं। कर्नाटक में 7,000 के आसपास डेथ्स हैं। और फिर से वही कहा जाए कि दिल्ली, जो कि पांचवा देश में पांचवें उसमें है, हालांकि डेथ 4,806 के आसपास है, करीब 6% टोटल इंडिया की जो डेथ है फिगर है, उसमें दिल्ली पांचवें पोजीशन पर दिख रही है। तो ये एक आपका आज का अगर केवल बात करें तो आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट केस हुई है, करीब 20,422 केसेज आज रिपोर्ट हुए हैं, टोटल केसेस की बात कर रहा हूँ। दूसरे पायदान पर आंध्र प्रदेश है, और तमिलनाडु है तीसरे पर, और उसके बाद कर्नाटक और यूपी है। तो आज भी केसेस में यही 5 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट हैं जो कि तकरीबन 45% के अराउंड हैं। तो स्टेट्स में सिनेरियो चेंज हुआ है। महाराष्ट्र के बाद 3 साउथ के स्टेट हैं और एक सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट यूपी शामिल हो रहा है, और वो लगातार टोटल नंबर में भी, एक्टिव नंबर में भी, और आज के भी जो केसेस हुए हैं टोटल केसेस उसमें भी। हालांकि छत्तीसगढ़, आपको बता दें कि सबसे मेजर चेंज है कि एक्टिव केसेस में जो आज रिपोर्ट हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ है, 39%, 2,264 केसेज। जो वन टाइम सबसे लोएस्ट केसेज होते थे छत्तीसगढ़ में। और दूसरे पोजीशन पर दिल्ली आ गया एक्टिव केसेज में, 1146 केसेज। मैं आज की बात बता रहा हूँ जो आज रिपोर्ट हुई है। तो 19% आज टोटल जो इंडिया में रिपोर्ट एक्टिव केसेज इस समय रिपोर्टेड है, उसमें दूसरे पायदान पर दिल्ली है, पहले पे छत्तीसगढ़ है। ये थे दीपू राय। चलिए आंकड़ों से थोड़ा सा अलग आपको ले चलते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल पर भारत सरकार ने भी रोक लगा दी थी, विदेशों से खबरें आने के बाद। लेकिन एक बार फिर भारत के ड्रग कंट्रोलर ने इसकी अनुमति दे दी है, मगर कुछ शर्तें होंगी। सुना है ना आपने कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जी हाँ, हमारे साथी प्रतीक बता रहे हैं सारी बातें तफसील से। इसके पहले DCGI ने देश में फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल के लिए किसी उम्मीदवार को जोड़ने पर रोक लगा दी थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। हालांकि DCGI ने ट्रायल की मंजूरी देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इनमें स्क्रीनिंग के दौरान ज़्यादा सावधानी, उम्मीदवार को ज़्यादा जानकारी देकर उसकी सहमति लेना और फॉलोअप के दौरान हालात बिगड़ने पर बारीकी से निगरानी करना शामिल है। इसके साथ ही DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन दवाओं की डिटेल मांगी है जो कैंडिडेट की तबीयत बिगड़ने पर दी जाएगी। दरअसल ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक उम्मीदवार की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद वहां ट्रायल रोक दिया गया था। उसके बाद DCGI ने भारत में भी ट्रायल रोकने के आदेश दिए थे। हालांकि अब ब्रिटेन में भी एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। मेडिसिन्स हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि ट्रायल पूरी तरह सेफ है। एस्ट्राजेनेका के CEO पास्कल सॉरियट को वैक्सीन के जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि यह वैक्सीन इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक आ सकती है। सॉरियट ने कहा कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वैक्सीन के ट्रायल पर है, इसलिए इसकी इतनी चर्चा हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि साल के अंत तक रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए डेटा हासिल किया जा सकेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एलोपैथी के साथ साथ कोई दूसरी चिकित्सा के बारे में? मने काढ़ा तो हम सब पी ही लेते हैं, लेकिन कोई और दवाई, जैसे मीठी मीठी होम्योपैथी की गोलियां? नहीं, क्या हर्ज है अगर हमारे मर्ज के अनुसार हमें दवा मिल जाए?
चलिए, आज हम आपको जयपुर के सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र आचार्य से मिलवाते हैं। मेरे मन में तो बहुत जिज्ञासा है, क्यों है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि क्या सरकार ने जो दवा अपनी वेबसाइट पर बताई है या तय की है या जो एडवाइजरी जारी की है वो क्या है और कोरोना का इलाज कर सकती है वो दवा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एडवाइजरी जारी कर रही है मैडम, उसमें अभी होम्योपैथिक को ट्रीटमेंट करने के लिए फुल फ्लैश के अंदर गवर्नमेंट ने भी अलाउ नहीं किया मैडम। पर जो सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो ऑलरेडी हम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी करी है आर्सेनिक एल्बम 30, जो हम पहले भी एंटीवायरल फ्लू जो होता था उसमें दे रहे थे। आज जो प्रेजेंट में जो आपके साथ पेंडेमिक है इसमें हम दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में भी इस प्रकार के कोई सिम्टम्स रहते तो भी हम पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब करते हैं मैडम। अच्छा सर, ये जो आर्सेनिक एल्बम होती है ये कैसे लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए? वैसे तो मैडम डिफरेंट जो डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी डोज ऑफ जो प्रैक्टिस करते हैं, पर इंडिया गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है उसमें आर्सेनिक 30 3 दिन तक एम्प्टी स्टोमक 4 पिल्स लेने के लिए एडवाइजरी है, और 20 डेज के बाद फिर आप रिपीट कर सकते हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। जी, और जैसे आप कह रहे थे कि लक्षणों पर आधारित भी कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो वो कैसे होती है? होम्योपैथिक जो मेडिसिन सिस्टम जो मैडम है ना, इसमें एक्चुअली में क्या है कि सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। सिम्टम्स का मतलब जैसे अलग अलग पेशेंट में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं। किसी पेशेंट में प्यास बहुत ज्यादा रहती है, बहुत लॉन्ग इंटरवल में पानी ज्यादा पीता है, तो एक ब्राइनिया मेडिसिन जो है। एक थर्स्टलेस है, जो प्यास लगती नहीं है किसी पेशेंट को, तो उसमें जेल्सीनियम एक मेडिसिन आती है। इसी प्रकार अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बॉडी एक हो, वायरल फीवर के अंदर बॉडी एक हो रहा हो, तो इक्विटोरियम परफोराटम एक मेडिसिन हम प्रेस्क्राइब करते हैं। और अगर थ्रोट के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो और कंजेशन हो जाए तो बेलाडोना एक मेडिसिन हमारी होम्योपैथी की बहुत अच्छी एंटी वायरल मेडिसिन हैं। और डिफरेंट जो मरीज जिस प्रकार से आते हैं उसके लक्षणों के आधार पे और भी कोई मेडिसिन हो सकती है मैडम। जी, तो ये टोटली इस पर डिपेंड करता है कि मरीज के अंदर किस तरीके के सिम्टम्स हैं। जी जी जी, और क्या कोई ऐसी दवाई है? ऑक्सीजन आजकल लोगों को कम आती है, लोगों को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसके लिए होम्योपैथी क्या सजेस्ट कर सकता है? अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आ रहा है, आजकल कोविड पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल से चेक करके वो थोड़ा इसको डायग्नोज कर रहे हैं कि भी इसको कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। वैसे डिस्निया, अगर इसको मेडिकल टर्मोलॉजी में यूज करते तो डिस्निया अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। एपिकोक एक मेडिसिन है, एक ब्राइनिया मेडिसिन है जो पेशेंट को डिस्निया लाइक सिम्टम्स, मतलब सांस खींचने में निकालने में दिक्कत महसूस करती है। एक मैडम एस्पिडो सुपरमा एक मदर टिंचर भी आता है जो ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उनको एक्टिवेट करके और ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा सकता है। तो ये जो आप डिस्निया की या जो ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, तो ये इससे हमारा एक सिम्टम होता है और इस सिम्टम के आधार पर मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं मैडम। क्या आपके पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं इस तरीके के कोविड पेशेंट्स? मैडम अभी मैं सांगानेर डिस्पेंसरी पे पोस्टेड हूँ और लगातार पेशेंट मतलब दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और 3-4 महीने पहले मैंने कोविड जो टीम थी सैंपलिंग, उसके अंदर भी मैं एज एक्टिव डॉक्टर प्रिस्क्राइबर था और मैंने सैंपलिंग भी करी। और इन दिनों में धीरे धीरे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ ही रहे हैं मैडम, और हर प्रकार के पेशेंट आ भी रहे हैं और हम उनको ठीक भी कर रहे हैं। उनके जो सिम्टम्स हैं वो रिलैप्स ना हो, दोबारा पेशेंट को नहीं करे और हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं आए कोविड के वायरस का, ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं मैडम। जी, ये थे डॉक्टर राजेंद्र आचार्य। लेकिन पता है, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये कोई चिकित्सकीय परामर्श नहीं है जो हम यहाँ कोरोना कवरेज में आपको देते हैं। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, कुछ भी हो आपको चाहे। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों होम्योपैथी को लेकर इतना क्यूरियस थी। लेकिन पहले आपको एक हेल्थ वर्कर से मिलवाते हैं जिनका नाम है निर्मल कुमार सामोता। सरकारी सेवा में हैं, लगातार बिना छुट्टियां लिए कोविड पेशेंट्स के साथ दूसरी सेवाएं भी अस्पताल में देते हैं, सर्जरी भी करवाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। कई परेशानियां आई उनको इस दौरान, घर भी खाली करना पड़ा एक बार। और क्या क्या परेशानियां आई, उनसे ही सुनते हैं उनकी कहानी। मैं अभी केंद्रीय चिकित्सालय रेलवे में कार्यरत हूँ। जैसा कि इस महामारी के टाइम पे इस समय में बहुत सारे मरीजों की संख्या भी दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी मुश्किल एक पीपी किट के अंदर
एक हमारे लिए रहना बहुत बहुत ही दुविधा भरा रहता है, क्योंकि उस दौरान उसके अंदर गर्मी के अंदर साथ में ही मरीज भी ये सोचते हैं कि हमारी ढंग से केयर नहीं हो रही है। हर मरीज एक इंडिविजुअल अटेंशन चाहता है। हालांकि ये सब चीजें इतनी आसानी से पूरी नहीं की जा सकती। वो लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कई बार कि एक पीपीई किट के अंदर रहना और उसके बाद आपको अपना हैंडलिंग, अपना काम करना कितना मुश्किल होता है। हालांकि ये परेशानियां आती है, लेकिन एज ए हेल्थ वर्कर हमको ये सब चीजें मेंटली हमको फिट रहना पड़ता है उन चीजों के लिए, और हमको वो चीजें बहुत स्मूथली हैंडल करनी पड़ती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी जो सफर कर रहा है उस चीज से, उसको भी एक तरह से अपना उसका मेंटल स्टेटस इतना स्ट्रोंग नहीं हो पाता है। इसलिए हमने उन चीजों को स्मूथली, हमारे माइंड को भी हमने स्टेबल रखा। मैंने भी हमेशा काम करते हुए वहाँ पे और मरीजों को भी वो चीजें समझाने की कोशिश की। कई बार मरीज अग्रेसिव होते हैं, उनको लगता है कि हमारी स्वास्थ्य के प्रति, हमारे खान पान के प्रति ये लोग लापरवाह हैं, लेकिन हमने कोशिश की वहाँ भी कि इन लोगों को समझाया जाए और टाइम टू टाइम उनको उसके अकॉर्डिंग हमने हैंडल किया। जी, आपने जैसे कहा कि पीपीई किट पहनते वक्त बहुत दिक्कत होती है, तो किस तरह की दिक्कत होती है? एक्चुअल में पीपीई किट कम्प्लीटली ओपेक होता है। उसके अंदर किसी भी तरह की हवा बाहर से कोई भी चीज ऐसे नहीं आती है, जिसकी वजह से बहुत स्वेटिंग होती है। और उस स्वेटिंग में कई बार ऐसा होता है कि खुद को चक्कर आने लग जाते हैं आपको, आप ना बोल पाते हैं। आप बोलेंगे भी तो जैसे मैं मेरे लिए एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं चश्मा पहनता हूँ और उस पीपीई किट के अंदर मेरे पास लॉन्ग डिस्टेंस का मैं चश्मा पहनता हूँ, तो उसके अंदर मास्क वगैरह उन चीजों से उसकी स्टीम आती है, पूरा बॉडी अंदर से स्वेटिंग में हो जाता है। तो चलने फिरने के अंदर इवन तो आप बैठ नहीं सकते ज्यादा देर, उसके अंदर लगातार 4-4 घंटे मिनिमम आपको उस पीपीई किट के अंदर रहना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारी परेशानी आती है। आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उसकी वजह से कई बार चक्कर आने जैसी, आपको बहुत ज्यादा थकान लगती है। तो पीपीई किट को पहन के 4 घंटे तक लगातार बैठे रहना, 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर एक ही बार पीपीई किट हम चेंज कर पाते थे। उसमें इतना मुश्किल होता था कि मतलब हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते थे, लेकिन मरीज को सर्व करने के लिए टू रेंडर आवर सर्विसेज वी हैव टू कंप्लीट इन दैट सिचुएशन। सो हमने वो सब किया है। जी, और आप घर से अलग रह रहे थे या फिर घर वालों के साथ ही रह रहे थे? मैं कम्प्लीटली पिछले मार्च से मेरी फैमिली से दूर हूँ। और इनिशियली जब इस स्टेज के अंदर जब कोविड एक्सपेड हुआ था, तो एक बार तो मुझे मकान भी चेंज करना पड़ा। मतलब लैंडलॉर्ड वगैरह, आसपास के लोग की हेल्थ केयर वर्कर है, ये यहाँ पे स्प्रेड कर देगा, हम लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो वो लोग उस चीज को नहीं समझते थे। जबकि हम हर तरह का प्रिकॉशन में लेता था। मैं आते ही सबसे पहले मेरा बाथरूम में जाके अपना बात करता था, अपने कपड़े धोना, उसके बाद मेरा खाना बनाना, सब चीजें मैं बाद में करता था। मैं इन चीजों का ध्यान रखता था कि मेरी वजह से सोसाइटी में किसी भी तरह का स्प्रेड नहीं हो। लेकिन जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो लोगों के अंदर शुरुआत में बहुत ज्यादा था, और इनिशियली तो मुझे मकान भी खाली करवाया गया एक बार, तो उसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा शुरू में। और अभी भी आप सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, या फिर? यस, मैं कंटिन्यूअसली मेरी सर्विसेज दे रहा हूँ। अभी वहाँ पे एक अच्छी चीज ये हो गई है कि स्मूथली कि अब आपका रोटेशन से कुछ कई जगह से इसकी आवाज उठी कि लगातार कुछ कर्मी काम कर रहे थे, कुछ लोगों को रोटेशन पे नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन आवाज उठने से, सब लोगों ने मिलकर करने से, अभी रोटेशन की आने से सब लोगों का बारी बारी से नंबर आ रहा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। हालांकि मरीजों की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन अब बनता जा रहा है। प्रशासन भी थोड़ा समझ रहा है उन चीजों को लेकर। इनिशियली प्रशासन के पास में भी क्लियर गाइडलाइन नहीं थी, वो लोग भी कंप्लीट कोऑपरेट नहीं कर पाते थे, तो अभी जाकर कुछ चीजें सुधर रही हैं। जी, और आप हेल्दी हैं, ठीक है? बिल्कुल। यस, मैं अभी पूर्णतः स्वस्थ हूँ। निर्मल जी को हमारा सलाम। आपने जो भी आज बताया उससे तो हमारा हौसला भी बढ़ता है। मैं यहाँ एक जानकारी सभी हेल्थ वर्कर्स को देना चाहूँगी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अब 180 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना की घोषणा 30 मार्च को हुई थी, 90 दिनों के लिए, और इसके बाद 90 दिन और बढ़ा दिए गए, यानी 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था, और अब एक बार फिर से 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार की ये योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ता है, और इसलिए उनके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। और अब देखिए, चलने का वक्त है, मगर हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आइसोलेशन में रहना बहुत मुश्किल है। ये कोविड पेशेंट की लाइफ का सबसे बुरा दौर होता है, जब आप अकेले होते हैं कमरे में। बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं, लेकिन उससे निकलने के बाद जब आप बाहर आते हैं तो आप सेफ होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप वायरस को हरा चुके होते हैं और आप अब दुनिया को भी सेफ रख सकते हैं।
और ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद कोरोना वायरस की चपेट में पिछले दिनों आ गई थी। देखिए ना, एक जर्नलिस्ट की लाइफ, कोरोना कवरेज करते करते कब कोरोना आपको अपने कवरेज में ले ले मालूम ही नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना होता है। मैं अब रिकवर हो रही हूँ, आइसोलेट हूँ, इसलिए मैं होम्योपैथी के बारे में इतना जानना चाहती थी। और वैसे भी कभी कभी ये कह लेना चाहिए, दूरियां अच्छी हैं। नमस्कार, ख्याल रखिए और हाँ, हाथ धोते रहिए। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।